नमस्कार, मैं हूं जीके सिंह और एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रेरणा कोचिंग सेंटर के इस एजुकेशनल चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे आपके 12th बायोलॉजी का तीसरा अध्याय जिसका नाम है मानव जनन। और इसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसका जो थ्योरी पार्ट है उसको हम लोग अलग से क्लासरूम में ऑफलाइन क्लास के दौरान अध्ययन करते हैं, और इसका जो ऑब्जेक्टिव डिस्कशन होता है वो यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको करवाता हूँ। तो आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 1 वीडियो, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे 1 से लेकर के 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर। क्योंकि आपके मटेरियल में लगभग 160 प्रश्न दिए गए हैं, जिसको हम लोग 4 अलग अलग पार्ट में आपको अध्ययन कराएंगे। तो पहले पार्ट में जो है हमारा होगा 1 से लेकर के 40 ऑब्जेक्टिव डिस्कशन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला ऑब्जेक्टिव और आपके तीसरे अध्याय का भी पहला ऑब्जेक्टिव। देखिए, यहाँ पर सवाल कह रहा है कि अंडाशय के नजदीक का फिलोपियन ट्यूब का भाग क्या कहलाता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि अंडाशय क्या होता है। तो अंडाशय हमारा एक मादा जननांग होता है। याद आपको पता ही होगा कि अंडाशय क्या है, एक मादा जननांग है, यानी महिलाओं में पाए जाने वाला एक जननांग है। और ये कैसा जननांग है, ये हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन्स है। ये हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन्स है, यानी प्राथमिक लैंगिक अंग है। यानी इससे सीधे तौर पर मादा युग्मक की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है कि अंडाशय के नजदीक फिलोपियन ट्यूब का कौन सा भाग होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया इस्थमस, ग्रीवा, इम्पूला और इन्फंडिबुलम। ये चारों के चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये चारों के चारों फिलोपियन ट्यूब का ही भाग है। लेकिन इसमें ये पूछ रहा है कि अंडाशय के नजदीक का कौन सा भाग। तो याद रखिए, इन चारों ऑप्शन में से जो इस्थमस है ना, ये अंडाशय का सबसे नजदीक का भाग होता है। और ये जो इस्थमस होता है, ये एक नलिका के रूप में रहती है और सीधे जाकर के यूटेरस में खुलती है। तो याद रखिएगा, अंडाशय का जो सबसे नजदीक का भाग होता है वो हो जाएगा आपका इस्थमस। तो 1 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करते हैं पहला जो सवाल था उसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो निश्चित रूप से आप हमें कमेंट करें। हम जो इसका पार्ट 2 वीडियो लेकर आएंगे उसमें निश्चित रूप से उसका डिस्कशन कराने का प्रयास करेंगे, या फिर आप जब हमसे ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे तो वहाँ भी इस प्रश्न को दोबारा हमसे पूछ लेंगे। अक्सर बच्चे क्लास में पूछते भी। चलिए, हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको हम लोग देख ले रहे हैं। हमारा जो दूसरा सवाल है, कह रहा है कि रजो चक्र, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है रजो चक्र का तत्कालिक शुरू हो जाना निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स की उपलब्धि समाप्त होने के कारण होता है। सबसे पहले ये बात जानना होगा कि रजो चक्र का मतलब क्या होता है। तो याद रखिएगा, रजो चक्र का मतलब होता है कि जब कोई महिला 11 से 13 वर्ष की आयु में प्रवेश करती है तो इनके जननांग से ब्लड का स्राव होना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग मासिक चक्र के नाम से जानते हैं। ये 2 से 3 दिनों की प्रक्रियाएं होती है और इसके बाद ये स्वतः समाप्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रजो चक्र। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रजो चक्र का तत्कालिक शुरू हो जाना निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स की उपलब्धि के कारण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रोजेस्टेरोन। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है बच्चों, ये एक मादा हार्मोन्स है। प्रोजेस्टेरोन एक क्या है, मादा हार्मोन्स है। याद रखिएगा, अगर ये मादा हार्मोन समाप्त होता है तो इसके बाद रजो चक्र की जो प्रक्रिया होती है वो महिलाओं में शुरू हो जाती है। तो याद रखिएगा कि रजो चक्र का तात्कालिक रूप से शुरू होना किस हार्मोन्स की समाप्ति का उपलब्धि है, तो ये इस हार्मोन्स का नाम होगा प्रोजेस्टेरोन। तो हमारा 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तीसरा सवाल हम लोग देख ले रहे हैं। करा कि मासिक चक्र की अवस्था जो 7-8 दिनों पर समाप्त हो जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। यानी आप सबको पता है कि प्रत्येक 28 दिनों के अंतराल पर क्या होता है कि मासिक चक्र की प्रक्रिया जो होती है ये महिलाओं में शुरू हो जाती है। मासिक चक्र की जो प्रक्रिया होती है महिलाओं में शुरू हो जाती है। लेकिन मासिक चक्र के शुरू होने से 7वें और 8वें दिन के बाद की जो अवस्था होती है उसको हम लोग बोलते हैं कुटिकीय अवस्था। उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
कुटिकीय अवस्था, यानी इस अवस्था के बाद अगर कॉपुलेशन की क्रिया की जाए, यानी स्पर्म अगर यूटेरस में आता है, तो महिलाओं की जो प्रेग्नेंट होने की संभावना होगी वो काफी बढ़ जाएगी। तो याद रखिएगा 3 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब क्या कह रहा था कि मासिक चक्र की अवस्था, यानी जिस दिन से पीरियड शुरू हुआ है उसके 7 से 8 दिन के बाद महिलाओं में कौन सी अवस्था शुरू हो जाती है? तो महिलाओं में शुरू हो जाती है अवस्था का नाम है कुटिकीय प्रवस्था। और इस अवस्था के दौरान महिलाएं जो होती है, क्या होता है, उसका ओवा बनना शुरू हो जाता है या फिर बन जाता है। और इस दौरान अगर कॉपुलेशन की क्रिया की जाए तो महिलाओं की प्रेग्नेंट होने की जो संभावनाएं होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ सकती है। तो हमारा 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि कौन मीसोडर्मल उत्पत्ति नहीं है? देखिए मीसोडर्मल की उत्पत्ति नहीं होती है, मतलब मीसोडर्मल एक प्रकार का क्या है कि जिस समय बच्चे, याद रखिएगा, मतलब माँ के गर्भ में डेवलप कर रहे होते हैं, इसको डेवलप कराने वाले जो फैक्टर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मीसोडर्मल। तो इस मीसोडर्मल से किसकी उत्पत्ति नहीं होती है? याद रखिएगा, नहीं होती है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो तंत्रिका तंत्र है इसकी उत्पत्ति जो है ये मीसोडर्मल से नहीं होती है। बाकी याद रखिएगा कि मीसोडर्मल से मानव, मतलब जिस समय बच्चा माँ के गर्भ में डेवलप कर रहा होता है तो उसके कंकाल तंत्र का भी निर्माण होता है, उसके पेशी तंत्र का भी निर्माण होता है और उसके परिसंचरण तंत्र का भी निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा कि मीसोडर्मल से कौन सा अंग निर्मित नहीं होता है? तो याद रखिएगा इससे जो तंत्रिका तंत्र है वो निर्मित नहीं होता है। यानी ये जो प्रक्रिया होती है, आपको इस बात को भी ध्यान रखना है, ये प्रक्रिया कब होती है? जब माँ के गर्भ में पूर्ण विकसित हो रहा होता है, यानी 9 महीने तक उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जननांग का, सॉरी, अलग अलग प्रकार के अंग का विकास होता है। इसी विकास की अवस्था के दौरान मीसोडर्मल से किस किस का निर्माण होता है? कंकाल तंत्र का निर्माण होगा, पेशी तंत्र का निर्माण होगा, परिसंचरण तंत्र का निर्माण होगा, लेकिन तंत्रिका तंत्र का निर्माण नहीं होगा। चूंकि यहाँ क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ है, इसीलिए 4 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा 4 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तथा गर्भाशय में एंडोमेट्रियम किसके प्रतिक्रिया में मोटाई में वृद्धि करता है? देखिए यहाँ पर एक चीज याद रखने वाली बात है कि गर्भाशय, गर्भाशय का मतलब होता है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन का, मतलब जहां पर स्पर्म लैंड करता है और बाद में जायगोट भी आकर के क्या करता है, विकसित करता है, तो उस भाग को हम लोग बोलते हैं गर्भाशय। और गर्भाशय का जो आंतरिक भाग होता है, यानी अंदर वाली जो भित्ति होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम। कह रहा किसकी प्रतिक्रिया में मोटाई में वृद्धि कर लेता है? तो याद रखिएगा इसमें किसकी प्रतिक्रिया होती है? तो याद रखिएगा इसमें ऑस्ट्रोजेन की प्रतिक्रिया होती है, जिसके कारण क्या होता है, इसके मोटाई में वृद्धि हो जाती है। मतलब जो इंडोमेट्रियम है इसकी मोटाई बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे आप देखते होंगे कि जिस समय महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं होती है उसका जो पेट होता है वो कम बड़ा होता है, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो धीरे धीरे उसका पेट बड़ा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, उसका जो एंडोमेट्रियम है ना उसकी मोटाई बढ़ने लगती है। तो किसके कारण बढ़ने लगती है? तो याद रखिएगा ये ऑस्ट्रोजेन के कारण जो है बढ़ना शुरू कर देती है। तो 5 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर अगला सवाल है कि बंध्याकरण। देखिए बच्चों, बंध्याकरण का मतलब होता है क्या कि जैसे हम सबको पता है कि हमारे पूरे विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो इस जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार ने कुछ उपाय किए हैं। अब कुछ उपाय क्या किए कि मतलब किसी प्रकार स्पर्म और ओवा जो है आपस में ना मिले, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं बंध्याकरण। बंध्याकरण का मतलब होता है बच्चे ना पैदा करने की जो युक्ति होती है उसे हम लोग बोलते हैं बंध्याकरण। तो बंध्याकरण की विधि कौन कौन सी है? तो यहाँ पर जो IUDCB ये भी बंध्याकरण की एक विधि है, मध्यछद ये भी बंध्याकरण की एक विधि है, शुक्र वाहिको छेदन ये भी बंध्याकरण की एक विधि है, लूप ये भी बंध्याकरण की विधि है। तो यहाँ पर शायद ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिखा है मध्य छद, लेकिन वास्तव में ये भी बंध्याकरण की विधि है, बी भी है, सी भी और डी भी है। तो याद रखिएगा इसमें उपर्युक्त सभी होना चाहिए।
अगर ऑप्शन में नहीं दिया गया तो लीजिए हम यहाँ पर ई नंबर लिख दे रहे हैं, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं आपके मटेरियल्स में जो कि गलत रहता है, तो कहीं ना कहीं इसीलिए आपको बोलते हैं डिस्कस कर लिया कीजिए। देखिए इसमें क्या गलतियां थी, इसमें ये गलती थी कि कह रहा कि मतलब क्या बच्चे पैदा होने से रोकने के लिए कौन कौन सी विधि अपनाई जा सकती है। ये सब के सब एक विधि है जो बच्चा पैदा करने को रोकने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा 6 का जो सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला सवाल है कि निषेचन के बाद माता के मूत्र में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है। तो याद रखिएगा निषेचन के बाद माता के हार्मोन्स में HCG हार्मोन्स पाया जाता है। जैसे आपको पता होगा कि जब कोई महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती है तो एक किट आता है इस प्रकार का, और इस किट में यहाँ पर एक आपको यूरिन के लिए आपको जगह रहता है, मतलब इसमें मूत्र की कुछ बूंदे डालने पड़ती है और यहाँ पर लाइनिंग रहता है। अगर क्या है अगर इसमें आप यूरिन को डालेंगे तो यहाँ पर अगर डबल लाइनिंग हो गया तो इसका मतलब क्या है कि निषेचित हो गया, मतलब क्या उसमें स्पर्म और ओवा दोनों निषेचित हो गया और महिलाएं प्रेग्नेंट हो गई। एक चीज याद रखिएगा कि जब महिलाएं के फिलोपियन ट्यूब में स्पर्म और ओवा मिलता है और इसके मिलने से बना लेता है जायगोट, और यह जायगोट जब जा करके फिर से इंडोमेट्रियम में एस्टेब्लिश हो जाता है, गर्भाशय में स्थापित हो जाता है ये जो जायगोट है, तो उस समय महिलाओं के मूत्र से एक हार्मोन्स रिलीज होने लगता है। इस हार्मोन्स का नाम होता है HCG। इसी हार्मोन्स के कारण ये जांच कर लिया जाता है कि महिलाएं प्रेग्नेंट है या नहीं है। इसके लिए एक प्रेगनेंसी किट आती है जो मार्केट में सभी मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध होती है। इसको आप ले करके यूरिन के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से आप ये जांच कर सकते हैं कि महिलाएं प्रेग्नेंट है या नहीं, क्योंकि उसके मूत्र में एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स रिलीज होने लगता है। इस हार्मोन्स को हम लोग HCG के नाम से जानते हैं। तो 7 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि वुमेन फीमेल के यानी जो महिलाएं होती है के भ्रूण में किस प्रकार का कैलिवेज होता है। देखिए कैलिवेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक चीज समझना होगा कि कैलिवेज का मतलब होता है कि जब जायगोट बनते हैं, याद रखिएगा जब जायगोट बनते हैं, जायगोट का मतलब स्पर्म और ओवा का आपस में मिलना। याद रखिएगा जब भी किसी महिला में जायगोट बनते हैं तो जायगोट कहाँ बनता है, आप सबको पता है कि जायगोट फिलोपियन ट्यूब में बनता है और फिलोपियन ट्यूब से इसको यूटेरस में आकर के एस्टेब्लिश्ड होना पड़ता है। तो जायगोट जब फिलोपियन ट्यूब से यूटेरस की ओर बढ़ता है तो लगातार इस जायगोट में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये जो जायगोट है ना ये आपस में बंटना शुरू हो जाता है। इस अवस्था को हम लोग कैलिवेज कहते हैं, और कैलिवेज हमेशा जो होगा वो होलोब्लास्टिक एवं समान होगा। ये क्या हो जाएगा, होलोब्लास्टिक एवं समान होगा। तो हमारा जो 8 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 8 का जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि फॉलिकल्स का फटना तथा ओवा का बाहर निकलना क्या कहलाता है। ये तो बड़ा इजी सवाल है। फॉलिकल्स का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर अंडाशय है, अंडाशय के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं उसमें ओवा बनती है, और वो क्या होता है कि जब ओवा के निकलने की बारी होती है तो क्या होता है फॉलिकल्स फट जाते हैं, और फॉलिकल्स के फटने के बाद ये जो ओवा है ना ये अंडाशय से बाहर निकल जाता है। तो याद रखिएगा अंडाशय से ओवा के निकलने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं निसरण, इसको बोलते हैं निसरण, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है अंडो उत्सर्ग। अंडो उत्सर्ग याद रखिएगा इसी का दूसरा नाम होता है अंडो उत्सर्ग, और इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं ओवैल्यूशन। ओवैल्यूशन तो याद रखिएगा कि जब कोई मतलब क्या होता है कि अंडाशय के अंदर ओवा पूर्ण रूप से बन जाएगा तो क्या होगा, अंडाशय से ओवा के निकलने की प्रक्रिया को हम लोग ओवैल्यूशन कहते हैं। तो यानी हमारा जो 9 है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हेलो, चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। कहता है किसके विकसित शुक्राणु को पोषण देता है। अब देखिए हम सबको पता है कि जब भी स्पर्म बनती है तो शुक्र जनन नलिका में, यानी याद रखिएगा शुक्र जनन नलिका में, याद रखना है शुक्र जनन नलिका में
मुख्य रूप से 3 कोशिकाएं पाई जाती है। पहली कोशिका को बोलते हैं शुक्राणु जनन कोशिका, याद रखिएगा। पहली जो कोशिका है इसको बोलते हैं शुक्राणु जनन कोशिका। पहली जो कोशिका है इसको बोलते हैं शुक्राणु जनन कोशिका। दूसरी जो कोशिका होती है उसको बोलते हैं सेंट्रोली कोशिका, याद रखिएगा। दूसरी जो कोशिका है इसको बोलते हैं सेंट्रोली कोशिका। और तीसरी जो कोशिका होती है इसको हम लोग बोलते हैं लाइडिंग कोशिका, लाइडिंग कोशिका। यही लाइडिंग कोशिका का दूसरा नाम होता है अंतराली कोशिका, याद होगा। लाइडिंग कोशिका बोलिए या फिर इसको हम लोग बोलते हैं अंतराली कोशिका। तो एक चीज बच्चों आपको यहाँ पर ये चीज याद रखना होगा कि जब भी स्पर्म का निर्माण हो रहा हो, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो इस दौरान क्या होता है कि 3 प्रकार के जो कोशिकाएं होती है वो शुक्राणु जनन जो नली शुक्र जनन जो नलिका होती है, शुक्र जनन जो नलिका होती है, उस नलिका में मुख्य रूप से 3 कोशिकाएं पाई जाती है। शुक्राणु जनन कोशिका, सेंट्रोली कोशिका और लाइडिंग कोशिका। इसमें जो शुक्राणु जनन कोशिका है इसका काम है स्पर्म को बनाना, यानी शुक्राणु को बनाना। सेंट्रोली कोशिका का काम है स्पर्म जिस समय बन रहा होता है इसको पोषण देना। और लाइडिंग कोशिका का काम होता है बच्चों कि नर हार्मोन्स की उत्पत्ति करना। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किसके विकसित शुक्राणु को पोषण मिलता है, यानी किससे। तो याद रखिएगा यहाँ सेंट्रोली जो कोशिका है इसी कोशिका से क्या हो रहा है कि जिस समय स्पर्म विकसित हो रहा होता है इस समय इसको पोषण दिया जाता है। तो याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में सेंट्रोली कोशिका दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर डी। 10 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 40 प्रश्नों का हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कशन के लिए सोचा है, लेकिन चूंकि ये मानव जनन से रिलेटेड प्रश्न है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ज़्यादा समय भी लग जाएगा। अगर ज़्यादा समय लगेगा तो हम कम प्रश्न पे ही इसको हम लोग छोड़ेंगे, 3 वीडियो के बदले में 4 वीडियो बनाएंगे। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि वृषण थैली किससे संबंधित होती है। देखिए वृषण थैली मतलब वृषण में पाए जाने वाला जो थैली है किससे संबंधित होगा। तो सीधे सीधे है कि वृषण थैली किससे संबंधित होगा, तो वृषण से ही संबंधित होगा, इससे कुछ विशेष लेना देना नहीं है, एकदम इजी सा सवाल है। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। करा कि निम्न में से कौन जन्म नियंत्रण प्रयुक्त यांत्रिकी अवरोध हैं, यानी इसमें से फिर से सभी के सभी जो ऑप्शन है वो सब के सब क्या है कि जन्म नियंत्रण मतलब बच्चे पैदा करने के रोकने के उपाय है। जैसे महिलाओं में कॉपर्टी अगर उपयोग करती है तो ये भी क्या होता है बच्चे कम पैदा करने की एक विधि है। मध्य छद भी क्या है बच्चे पैदा करने से रोकने की एक विधि है। लूप भी एक विधि है। टेलकॉन चादर भी एक प्रकार की विधि है। यहाँ पर जो चारों ऑप्शंस लिखे गए हैं ये चारों के चारों ऑप्शंस क्या है जन्म नियंत्रण के लिए प्रयुक्त यांत्रिक अवरोध विधि है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सभी होना चाहिए, समझे ना। क्योंकि यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं सबके सब क्या है जन्म नियंत्रण की एक विधि मानी जाती है। कहता मानव में वह कौन सा पूर्ण बाह्य झिल्ली है जिसके द्वारा गर्भाशय के भीतर पूर्ण का शुष्कन नहीं हो पाता। देखिए ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा कि मानव में वह कौन सा पूर्ण बाह्य झिल्ली है जिसके द्वारा गर्भाशय के भीतर पूर्ण का शुष्कन नहीं हो पाता, यानी जो गर्भाशय के अंदर में जो भ्रूण डेवलप हो रहा होता है उस भ्रूण को शुष्कन से बचाने वाला जो अंग है जो झिल्ली है उस झिल्ली का नाम होता है उल्व। याद रखिएगा उस झिल्ली का नाम होता है उल्व। यानी 13 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अतः मानव में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद जनन कोशिका किसके रूप में विभेदित हो जाती है। तो याद रखिएगा ये जो जनन कोशिका है ये द्वितीयक प्राशुक्राणु जनन कोशिका के रूप में विभक्त हो जाती है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मानव में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद यानी पहली बार जब मानव में अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है तो जनन कोशिका किसके रूप में विभेदित हो जाती है। जनन कोशिका मतलब जिससे स्पर्म बनने वाला है ये किसके रूप में विभेदित हो जाती है, ये हो जाती है द्वितीयक प्राशुक्राणु जनन के रूप में, द्वितीयक प्राशुक्राणु जनन के रूप में। यानी 14 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए
अगला सवाल कह रहा है कि शुक्राणु जनन द्वारा एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से, यानी एक जो हमारा प्राथमिक शुक्राणु कोशिका होता है, इससे कितने शुक्राणु बनते हैं? इसका तो सीधा आंसर है कि एक से कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। मैंने कई बार आपको बताया कि एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनेंगे? तो 4 शुक्राणु बनेंगे। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 15 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन मनुष्य के अपारा से स्रावित नहीं होता है? देखिए यहाँ पर 4 हार्मोन्स लिखे गए। प्रोलैक्टिन्स है, ह्यूमेन कोरियोनिक गेनेडोपियंस है, एस्ट्रोजेन है और प्रोजेस्टेरोन्स है। इसमें से कौन सा हार्मोन्स है जो कि मनुष्य के अपारा से स्रावित नहीं होता है? तो याद रखिएगा, प्रोलैक्टिन एक ऐसे हार्मोन्स है जो मनुष्य के अपारा से स्रावित नहीं होता है। बाकी जितने भी हार्मोन्स हैं वो मनुष्य के अपारा से स्रावित होता है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये क्या क्या है? ये चारों के चारों हार्मोन्स है। इस हार्मोन्स में से बी, सी और डी हार्मोन्स मनुष्य के अपारा से स्रावित होते हैं और बाकी जो प्रोलैक्टिन्स है ये मनुष्य के अपारा से स्रावित नहीं होते। चूंकि क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा था इसीलिए 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि कैलिबेज के लिए क्या सही कथन है? देखिए कैलिबेज का मतलब होता है भ्रूण का विभाजन होना। कैलिबेज का मतलब होता है भ्रूण का विभाजन होना। तो जब भ्रूण विभाजित होगा तो निश्चित रूप से कोशिका का आकार क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कोशिका का आकार घट जाएगा, समझे? जब बटेगा तो निश्चित रूप से घटेगा। तो कैलिबेज का मतलब ही विभाजन होता है। तो जब भी कैलिबेज की प्रक्रिया होगी तो कोशिका का आकार जो है वो घट जाएगा। तो 17 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर सवाल है कि मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण किस हार्मोन्स की वापसी होता है? ये मैंने एक बार और भी आपको बताया था कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से मासिक चक्र की प्रक्रिया जो है वो वापस आ जाती है। तो ये दोबारा रिपीट हो गया। अगला सवाल है कि कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स को क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन्स। याद रखिएगा कि कॉपर्स ल्यूटियम, ये जो कॉपर्स ल्यूटियम्स कहाँ पाया जाता है? ये कॉपर्स ल्यूटियम पाया जाता है अंडाशय में। कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में। तो याद रखिएगा कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन, तो ये अंडाशय के अंदर से जो स्रावित होने वाले हार्मोन्स होते हैं इसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन, जो कि एक मादा हार्मोन्स है। जो कि क्या है? मादा हार्मोन्स है। तो याद रखिएगा कि कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उस हार्मोन्स का नाम होता है प्रोजेस्टेरोन। तो 19 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है कि विकास के दौरान स्पर्मेटोजोआ को कौन पोषण प्रदान करता है? आप सबको पता है कि जिस समय विकास की प्रक्रिया रहती है किसकी? स्पर्म की, उस समय पोषण देने का काम करता है सेंट्रोली कोशिका। कौन देता है जी? सेंट्रोली कोशिका। तो 20 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा स्पेलिंग सिर्फ मिस्टेक था, उसको आप सही कर लीजिएगा। 20 का जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेंट्रोली कोशिका द्वारा क्या होता है? स्पर्म को पोषण मिलने का काम होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? क्योंकि जब भी नर हार्मोन्स की उत्पत्ति की बात करें तो ये होता है प्राथमिक लैंगिक अंग में, और यहाँ पर अंडाशय, शुक्राणु, वृषण और वृक्क, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वृषण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेस्टिस, ये क्या है? हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन्स। ये हमारा क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन्स है। तो याद रखिएगा कि अगर नर में नर हार्मोन्स की उत्पत्ति की बात करें तो ये होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन्स में, और ये हमारा जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन्स होता है ये कहलाता है टेस्टिस। अगर इसी प्रश्न में आपसे ये पूछ दे कि मादा हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो अब महिलाओं में जो प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओवरी, तो वहां पर इसका सही आंसर हो जाता है ओवरी। तो 21 का बच्चों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी टेस्टिस, यानी नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो टेस्टिस से होती है। इसी को हिंदी में हम लोग वृषण कहते हैं। चलिए, एक 22 नंबर सवाल कह रहा है कि एस्पर्मेटिड्स का रूपांतरण एस्पर्मेटोजोआ में किस विधि से जो होता है? तो इस विधि को हम लोग बोलते हैं एस्पर्मियोजेनेसिस। तो याद रखिएगा, एस्पर्मेटिड से एस्पर्मेटोजोआ बनने की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं एस्पर्मियोजेनेसिस। एस्पर्मियोजेनेसिस यानी ये सभी के सभी क्या है? शुक्राणु के बनने की एक प्रक्रिया, स्पर्म के बनने की प्रक्रिया। स्पर्म के बनने की जो प्रारंभिक प्रक्रिया होती है, जिसमें एस्पर्मेटिड्स का रूपांतरण होकर के, बदलाव होकर के, जब यह क्या बना लेता है? एस्पर्मेटोजोआ बना लेता है। तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं एस्पर्मियोजेनेसिस। तो 22 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 22 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देख रहे हैं, कहा कि प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रतीक एंजाइम क्लिनिकल जांच कौन सा है? इस जांच को हम लोग बोलते हैं क्षारीय फास्फेटेज। इसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय फास्फेटेज। ये जो क्लिनिक जांच होता है, इसका नाम होता है क्षारीय फास्फेटेज। तो 23 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहता निम्न में से कौन सा लंबवत द्विविभाजन करता है? तो याद रखिएगा, लंबवत द्विविभाजन करने वाला जो फैक्टर्स है यहाँ पर, यह है युगलीना। याद रखिएगा, ये कौन सा है? युगलीना, समझे ना? जिसमें कि हम लोग बाइनरी फ्यूजन, एक प्रजनन की विधि होती है, लैंगिक प्रजनन की एक विधि है, जो किसमें होता है? युगलीना में होता है, समझे? तो हमारा 24 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, कुछ प्रश्न जो है इस अध्याय में दूसरे अध्याय का भी मिक्स कर दिया गया, लेकिन उसका भी क्योंकि है तो बायोलॉजी का ही, तो निश्चित रूप से हम लोग उसका अध्ययन कर लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि महाबीजाणु मातृ कोशिका में 10 गुणसूत्र हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, महाबीजाणु मातृ कोशिका, जो कि 2n होता है, इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 10 है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एल्यूरोन परत, ये जो एल्यूरोन परत होता है ये हमारा 3n होता है, तो इसमें जो है गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? देखिए, जब 2n बराबर 10 तो n बराबर हो जाएगा 5 और 3n बराबर क्या हो जाएगा जी? 5 गुना 3 यानी 15। तो इसमें इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15। यहाँ पर 20 लिखा है जो कि गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा 15। ये क्वेश्चन गलत है, याद रखिएगा। 25 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। कारक पुरुष से क्या संबंधित है? अब यहाँ ऑप्शंस में लिखा गया है, पहला ऑप्शन है कि डिंब वाहिका छेदन। अब डिंब वाहिका छेदन का मतलब होता है कि जहां से ओभा निकलती है उस नली को काट देना। तो ओभा निकलने वाला तो पुरुष का काम नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा कहता है कि मुंह से खाई जाने वाली गोलियां। तो देखिए, मुंह से खाई जाने वाली जो गोलियां होती है, जिसके अंतर्गत पल्स आता है, चहेली आता है, बहुत सारी अनवांटेड 72 आता है, ये सब महिलाएं खाती है गर्भ को रोकने के लिए। तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर ऊपर वाला ए और बी गलत है तो उपरयुक्त सभी वाला ये भी गलत हो जाएगा। तो इस आधार से ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। कारा शुक्रवाहिको छेदन, इसका मतलब होता है कि टेस्टिस से जुड़ी हुई एक नली होती है जिसका नाम होता है वाश डिफरेंस। इसी वाश डिफरेंस नली को हिंदी में बोलते हैं शुक्रवाहिका। तो उस शुक्रवाहिका नली को अगर काट करके बांध देते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं नर नसबंदी, अंग्रेजी में बोलते हैं वैस्कोटॉमी। याद रखिएगा, वैस्कोटॉमी। तो इसी वैस्कोटॉमी को हिंदी में बोलते हैं शुक्रवाहिका छेदन। तो पुरुष से संबंधित क्या है? शुक्रवाहिका छेदन, वैस्कोटॉमी, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं नर नसबंदी, जिसमें हम लोग वाश डिफरेंस नली जो कि टेस्टिस से पेनिस की ओर जाता है, उस नली को ही काट करके बांध दिया जाता है ताकि टेस्टिस से निकलने वाले स्पर्म का गमन पेनिस में ना हो सके और बच्चे पैदा ना हो सके। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं नर नसबंदी, जो कि किससे संबंधित होता है? पुरुष से संबंधित होता है। तो याद रखिएगा कि 26 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर कहता है कि प्रत्येक छाती के ग्रंथि में उत्तक, यानी महिलाओं में जो स्तन ग्रंथि पाई जाती है 15 से 20 बार विभाजित होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
आप सबको पता है कि इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, मेमोरी फालियां। जैसे यहाँ पर आपका जो स्तन ग्रंथि होती है, इस स्तन ग्रंथि के अंदर में 15 से 20 पालियों में क्या होती है कि एक उत्तक पाई जाती है। यहाँ पर बहुत सारी 15 से 20 पालियों में उत्तक पाई जाती है, जो कि लैक्टिफेरस नलिका से जुड़ी होती है और निपल के सीधे बीचों बीच खुलती है, और इसी से क्या होता है, दुग्ध का स्राव होता है। तो इस पाली को हम लोग बोलते हैं मेमोरी पाली। क्या बोलते हैं? मेमोरी पाली। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी निषेचन के समय शुक्राणु का पूछ क्या होता है, अंडाणु के बाहर ही रह जाता है। तो आपको पता ही है कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए ओभा है और यहाँ पर आपका क्या है, स्पर्म है, और जिस समय स्पर्म ओभा के अंदर प्रवेश कर रहा होता है तो होता क्या है कि उसका जो पूछ वाला भाग है वो टूट करके बाहर रह जाता है, सिर्फ ये जो हेड वाला भाग है ये ओभा के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो याद रखिएगा 28 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि जिस समय स्पर्म ओभा के अंदर प्रवेश कर रहा होता है तो वह क्या होता है कि गर्दन के पास से टूट करके अलग हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ हेड जो होता है वो ओभा के अंदर प्रवेश कर जाता है और बाकी जो भाग होता है वो बाहर ही रह जाता है। तो इसीलिए 28 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 28 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि स्तनधारी के अंडाणुओं का द्वितीय परिपक्वता विभाजन होता है। स्तनधारी के अंडाणुओं का द्वितीय परिपक्वता विभाजन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शुक्राणु द्वारा अंडाणुओं का बंधन होने तक। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्तनधारी मतलब जो महिलाएं होती है, अंडाणुओं का द्वितीय परिपक्वता विभाजन कब होता है? तो अंडाणु उस समय फिर से परिपक्वता विभाजन होता है जब शुक्राणु द्वारा अंडाणुओं का बंधन हो जाता है, मतलब शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिल जाते हैं। तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि मासिक चक्र के दौरान महिलाओं में अंड निर्माण सामान्यता होता है। जिस समय मासिक चक्र होता है तो मासिक चक्र के हम सबको पता है कि मासिक चक्र के 8 से 9 दिन के बाद या कभी कभी इसको 7 से 8 दिन के बाद क्या होता है, उसमें सामान्यतः अंड का निर्माण होना शुरू हो जाता है। इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं, इस अवस्था को हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी, क्रम प्रसारी प्रवस्था। इसको हम लोग बोलते हैं क्रम प्रसारी प्रवस्था। यानी मासिक चक्र के 8 से 9 दिन के बाद क्या होता है कि अंडाशय से ओभा बनना शुरू हो जाता है। इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं क्रम प्रसारी प्रवस्था के अंत होने पर। यानी जब तक अंडाणु नहीं बनेगा तब तक इस अवस्था को हम बोलते हैं कम प्रसारी प्रवस्था, और जब ये अवस्था बंद हो जाती है तब यहाँ पर क्या होता है, अंडाणुओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 31 नंबर। वाह, इसका पीपीटी ही जो है यहीं तक बनाया गया है 30 तक, इसीलिए आज का जो क्लास है वो सामान्यतः आपको 30 तक ही रोकेंगे, और हम फिर से अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे जिसमें 31 से लेकर के आगे ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे। इन सभी प्रश्नों का डिस्कशन में अगर आपको कोई त्रुटि आई होगी, कोई समस्या आई होगी, तो निश्चित रूप से आप ऑफलाइन क्लास के दौरान हमसे आप क्लास में पूछ लीजिएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि हम लोग 11th बायोलॉजी 2024 का जो बैच है वो भी शुरू कर चुके हैं। 10 से 11 और 5 से 6 है। आपके आसपास में जो भी छात्र छात्राएं हैं निश्चित रूप से उसे मैसेज कर दें। हम फिर से मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना विशेष ख्याल रखिए। जय हिंद।